हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। और रिसेंटली मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। एंड रीज़न बीइंग क्योंकि इसका जो मॉडल है वो कुछ नुवामा जैसे ही मैच करता है। मॉडल इन द सेंस ऑफ रिटर्न के मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई मुझे ये कंपनी थोड़ी सी पसंद आई है। एंड टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस कंपनी। तो आ जाते हैं कंपनी की कॉन कॉल के बारे में। कॉन कॉल हम कंपनी का देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इस स्टॉक में री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा हम इसको अदर कंपनीज के साथ भी कंपैरिजन करेंगे, लाइक ब्रोकिंग कंपनीज हो गई मेजरली, एंड वेल्थ मैनेजमेंट की भी कंपनीज हो गई। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी आती है इन टर्म्स ऑफ आरओई एंड इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, तो किस तरीके की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। चेंजेस कब से आए हैं? मई 2024 से कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग की है। दैट इज़ वाई ये बिजनेस जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो मेन चेंज है वो चेंज है कि कंपनी का जो पहले बिजनेस मॉडल हुआ करता था वो बैलेंस शीट हैवी हुआ करता था। एंड अब जो है कंपनी एसेट लाइट मॉडल को फॉलो करने वाली है। तो उसकी वजह से बिजनेस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर हम इसको दूसरे वर्ड में बोलें तो कंपनी जो है अब एक तरीके से फी बेस्ड मॉडल जो है अडॉप्ट कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी की इनकम में स्टेबिलिटी आएगी, रेगुलर इनकम्स मिलेंगी। एंड वन ऑफ द रीज़न की कंपनी जो है अब साइक्लिकल नहीं होना चाहती, जैसे अदर ब्रोकिंग कंपनीज हो गई वो काफ़ी ज़्यादा साइक्लिकल होती हैं उनकी अर्निंग्स। तो यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल जो है वो इस तरीके की चीज़ों को अपने बैलेंस शीट में अवॉइड करने चाह रही है। तो कुछ कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं कंपनी ने, जैसे जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस में अपना स्टेक को बढ़ाया है। और एआरसी बिजनेस क्या होते हैं? वो बिजनेस होते हैं जो भी एनपीएस वगैरह होते हैं, और उनके एसेट्स को वो डिस्काउंट में परचेज करती हैं और फिर उस मनी को या तो रिकवर करती हैं या तो उस बिजनेस को किसी दूसरे को सेल करके या उसको रिवाइव करके वहाँ से बेटर रिटर्न जनरेट करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होलसेल बुक जो है कंपनी ने 7,500 करोड़ से घटा करके 3,570 FY25 में किया है, विच इज़ अ मेजर चेंज। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला गया है शिफ्ट टू एसेट लाइट ऑफ बैलेंस शीट मॉडल। तो यहाँ पर अब ये जो रिस्क वाले बिजनेस हैं जहाँ पे हैवी रिस्क हुआ करता था, रिटर्न्स काफ़ी कम आते थे एंड एनपीएस की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी, प्रोविजंस ज़्यादा होते थे, वो बिजनेस को यहाँ पे कंपनी जो है अब धीरे धीरे अवॉइड कर रही है। एंड व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ जेएम फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मार्केट लीडर है, नंबर 1 इन क्यूआईपी डील्स, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। एंड नाउ द कंपनी इज फोकसिंग इन दीज एरियाज, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है, सेक्टर में टेलविंड है, एवरीवन नोज इट, कंपनीज आर डूइंग रियली बेटर। और इसके अलावा भी कुछ और रीज़न है जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये बिज़नेस मुझे इनफैक्ट अगर हम कंपनी की बात करें तो क्यों ये कंपनी मुझे पसंद आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मैंने इसका कंपैरिजन नुवामा से क्यों किया है, वाई मुझे ये नुवामा की तरह क्यों उतनी थोड़ी सी पसंद आई है। तो अगर आप इस सेगमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो आरओई है वो लगभग 50% का है। 50% के आरओई से यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल जो है रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो ये बिजनेस भी बहुत बढ़िया तेजी से ग्रो कर रहा है। वेल्थ एयूएम देखेंगे 11% YOY बेसिस पर ग्रो किया है। इनका नॉन रिटेल रिकरिंग एयूएम विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50% से ग्रो हुआ है। म्यूचुअल फंड एयूएम भी देखेंगे ऑलमोस्ट डबल हुआ है YOY बेसिस पर। तो ये बिजनेस जो है काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तो कंपनी मार्केट लीडर है ही। इसके अलावा कुछ और भी बिजनेस हैं कंपनी के, अगर आप देखेंगे तो होम लोन का भी बिजनेस जेएम फाइनेंशियल करती है। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस किस सेगमेंट में कंपनी जो है तो कार्य करती है। कंपनी का जो फोकस है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट मार्केट और अफोर्डेबल हाउस लोन्स है। इसके अलावा कंपनी रियलिटी सेक्टर के लोन्स भी प्रोवाइड कराती है। बट अब कंपनी का जो मेजर फोकस होगा वो यही बिजनेस होगा और यहीं से कंपनी जो है
बढ़िया रिटर्न जनरेट करेगी। इसके अलावा कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो फीस, कमीशन एंड ब्रोकरेज से कंपनी की जो अर्निंग हुई है वो 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर ग्रो की है। तो कहीं ना कहीं जो साइक्लिकल नेचर है वो अब इनके अर्निंग्स मतलब जो है साइक्लिकलिटी से बाहर आ रही है। अर्निंग्स जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, साइक्लिकल इन द नेचर नहीं होना चाह रहे हैं। कुछ इस तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रही है। फुल ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 15% की ग्रोथ है YOY बेसिस पर। और अगर पैट अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर लॉस मेकिंग था ये, और कुछ अदर इनकम के लॉसेस थे, वहां से अगर देखा जाए तो इस बार प्रॉफिट आया है। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड यहाँ पर बहुत बढ़िया है, नियरली 2% की डिविडेंड यील्ड है। 2% ये आप बोल सकते हैं, अराउंड 2% फिलहाल करंट मार्केट के प्राइस के हिसाब से। 142 का CMP है, और यहाँ से जो 2% निकल के आता है वो 2.8 रुपीज़ आता है। लगभग 2.7 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है, विच इज़ द हाईएस्ट एवर। लेकिन जो कंपनी का डिविडेंड को लेकर के प्लान है वो बहुत सॉलिड है। अगले 3 सालों में लगभग 40 से 50% का पे आउट कंपनी डिविडेंड में करेगी, एंड इट में डबल इन 3 ईयर्स। तो डिविडेंड 3 सालों में डबल हो सकते हैं, यानी नेक्स्ट 3 ईयर में अगर आज की बाइंग प्राइस से देखें तो नियरली 4% का डिविडेंड यील्ड हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग्स ज़्यादा तेजी से ग्रो किए तो ये उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक मेरे को बहुत सॉलिड पॉइंट लगा, क्योंकि अगर मैं नुवामा की बात करूं तो मेरी बाइंग लेवल से नियरली 4% का डिविडेंड यील्ड आज की डेट में है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल हो गए हैं नुवामा को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए। एंड कोई कंपनी अगर ग्रोथ के साथ डिविडेंड देती है तो वो कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो नुवामा के भी केस में यही है, लगभग 20 से 25% से कंपनी ग्रो कर रही है। एंड अगर जेएम फाइनेंशियल भी कुछ इस तरीके की ग्रोथ दिखाता है और डिविडेंड की पॉलिसी उनकी बहुत ज़बरदस्त आई है, तो वहाँ पर मतलब बड़ी बढ़िया रिटर्न के साथ साथ एक तरीके की पैसिव इनकम भी आती है। तो रिस्ट्रक्चरिंग जो बिजनेस की हुई है वो काफ़ी अच्छी है, एंड इस बार की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर देखेंगे, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो नियरली 101 रुपए हो गया है। लास्ट क्वार्टर में Q3 में 93 रुपीज़ का था। तो कंपनी के नंबर्स में इस बार ग्रोथ आई है और कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। बुक वैल्यू के अराउंड यहाँ पे स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, नियरली जो है तो आप बोल सकते हैं 1.4x यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब अगर गाइडेंस की बात करें तो जो प्राइवेट मार्केट है यहाँ पे लगभग 10,000 करोड़ का प्राइवेट क्रेडिट बुक का गाइडेंस है, और अगर हम यहाँ पे ROE के गाइडेंस की बात करें तो नियरली 13 से 14% का है। एडवाइजरी एंड कैपिटल मार्केट में लगभग 30 to 40% प्लस में यहाँ पे गाइडेंस किए हैं। तो गाइडेंस बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट अगर आप प्रोविजंस की भी बात करें तो एक्सपेक्ट है 1,000 करोड़ की रिकवरी ओवर द 3 ईयर्स, तो यहाँ पे रिकवरी भी बहुत बढ़िया होगी। ARC जो है इनका, जो अभी अभी इनका कंसोलिडेटेड बिजनेस आया है, ये प्रॉफिटेबल हो सकता है FY 26-27 तक। तो बिजनेस में एक तरीके से यहाँ पर टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। और अगर आप अफोर्डेबल होम लोन्स की बात करें तो वहाँ पे भी गाइडेंस बढ़िया है। AUM जो है 5,000 करोड़ का है और उसके 3 साल बाद ऑलमोस्ट 2x है AUM, और ROE 12%, और फिर उसके बाद जो है 14% के ROE आपको देखने को मिल सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट जो है नियरली 3% है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। 2% का भी रिटर्न ऑन एसेट बहुत अच्छा माना जाता है। एक्सपेक्टेड है 3% यहाँ पे करने का। और अगर आप देखेंगे अलग अलग सेगमेंट में तो इनका ये जो बिजनेस है कैपिटल मार्केट वाला, जो कि मैंने पहले ही बताया कि ये नंबर 1 है इस सेक्टर में ऑल ओवर इंडिया बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ROE 50% के हैं। लॉन्ग टर्म ROE 40 से 50% एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो ये बिजनेस ऑलरेडी इनका मैच्योर है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया इनका ROE है। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे 9% का फिलहाल ROE है, और ये एकदम नेसेंट स्टेज में है, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। लॉन्ग टर्म CAGR देखेंगे 20 से 25% का है। लॉन्ग टर्म ROE 9% से बढ़ के 18 से 20% हो सकता है। तो ये बिजनेस जो है बढ़िया कंट्रीब्यूट करेगा। प्राइवेट मार्केट की बात करें तो माइनस के 1% से ROE 12 से 14% के हो सकते हैं। अफोर्डेबल होम लोन 7% के ROE 14 to 15% के हो सकते हैं। ट्रेजरी
यहाँ पे ट्रेजरी जो है धीरे धीरे इनका कम हो रहा है, क्योंकि अब ये ट्रेजरी से ही फंड को लेकर के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो आरओई कम हो रहा है, ये वही रीजन है, क्योंकि ट्रेजरी का पैसा जो है अब वो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। ओवरऑल पूरे बिजनेस का अगर आप देखेंगे तो 9% के जो आरओई हैं वो बढ़ के 15 से 18% के आरओई इन द लॉन्ग टर्म होने वाले हैं। तो कंपनी यहाँ पे एक तरीके से बिजनेस की जो रिस्ट्रक्चरिंग है उससे कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी। ट्रेजरी वाले में जो आरओई कम हुआ है उसका रीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5000 करोड़ का यहाँ पे ट्रेजरी है इनके पास, जिसमें से रीडिप्लॉयमेंट कैपिटल का ये जो है लगभग 2800 करोड़ करने वाले हैं। सरप्लस टू रिमेन लगभग 2000 से 2200 करोड़ का इनके पास रहेगा। दैट इज वाई यहाँ पे आरओई की ट्रेजेक्टरी है वो थोड़ी सी नीचे आपको ट्रेजरी सेगमेंट में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अब पैसा जो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो ओवरऑल अगर कॉन कॉल की बात करें तो मैनेजमेंट का टोन एंड आउटलुक काफी कॉन्फिडेंट रहा है सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी की, और कंपनी जो है विजन लेकर के आगे बढ़ रही है। डिविडेंड ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी, 40 से 50% का डिविडेंड पे आउट टारगेट रहेगा। फी बेस्ड बिजनेस मॉडल, रिलेशनशिप लेड एडवाइजरी इनके जो एएम वेल्थ मैनेजमेंट के सेगमेंट है वहां पे देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ग्रोथ को लेकर के। अब एक रिपोर्ट है ग्रीन एज वेल्थ की, 4 जून को आई थी वो रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में क्या खास बात है जेएम फाइनेंशियल के लेकर के वो यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एंड मेनली यहाँ पे वैल्यू के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है जेएम फाइनेंशियल में, ये मेरी जो थीम है यहाँ पे एक तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं विद ग्रोथ, तो ग्रोथ के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो जो कहानी स्टार्ट हुई जून 2024, मई में यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी का आया। कंपनी 2021 से लेकर के 24 तक बहुत बढ़िया कर रही थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी में, लेकिन जो अनाउंसमेंट आया मई 2024 में, दैट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और वो जो अनाउंसमेंट था वो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के था, जहां पे इनके जो कुछ डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट थे, मॉर्टगेज थे, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पर एक बर्डन बन चुके थे। तो अब यहाँ पे कंपनी जो है डिरिस्क करना चाह रही है, फास्ट चर्न जो है फास्टिंग होगा, प्रोविजंस जो है तो डिक्लेयर किए जा रहे हैं, और उनकी रिकवरी भी कंपनी बोल रही है विद इन 3 ईयर फुल रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा स्केल कहाँ पे कर रहे हैं, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट पर स्केल कर रहे हैं, एंड द इम्प्रूव्ड डिविडेंड पॉलिसी। कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन के लिए इन्होंने जेएम फाइनेंशियल ने जेएम क्रेडिट सॉल्यूशन में अपना स्टेक को बढ़ाया है, एआरसी में स्टेक को इंक्रीज किया है, एंड दिस सेगमेंट विल बी प्रॉफिटेबल बाय FY 26 एंड 26। होलसेल एंड एआरसी बिजनेस की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो बुक्स हैं उनको राइट ऑफ किया गया है। एंड डिविडेंड की अगर बात करें तो जो डिविडेंड 1.8 रुपीज का था, इस बार 2.7 रुपीज पर शेयर का अनाउंसमेंट किया गया है। व्हाट इज गुड फॉर द जेएम फाइनेंशियल, तो कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड कैपिटल मार्केट में ये तो अच्छा कर ही रहे हैं, चाहे वो QIP हो, IPO हो, मर्जर एंड एक्विजिशन हो, तो ये सारे बिजनेस जो हैं बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ये जेवल हैं एक तरीके से जेएम फाइनेंशियल के, तो यहाँ पर कंपनी जो है बढ़िया कर ही रही है। वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, एसेट मैनेजमेंट की, तो इक्विटी AUM 2022 में लगभग नेग्लिजिबल था, वहां से 2025 में 10,000 करोड़ का इनका AUM बन गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। रिटेल की बात करें, लगभग 50% की ग्रोथ एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू में देखने को मिली है, विच इज़ रियली गुड। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी अपने AUM को डबल करने की बात कर रही है दोनों बिजनेस में, एंड ROE जो है 9% से इम्प्रूव होकर के 18% हो जाएगा ओवर द टाइम। तो जो रिटर्न है ना, कोई भी स्टॉक अगर रिटर्न देता है तो वो ROE पे देता है। ROE एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ROE इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर किसी बिजनेस का ROE स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि उसको एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं देना पड़ेगा आपको रिटर्न देने के लिए। अगर ROE कम है तो बिजनेस नीड्स कंटिन्यू इनफ्लो ऑफ द कैपिटल टू गिव यू अ गुड रिटर्न। तो अगर ROE इंप्रूव हो रहा है बिजनेस में ही, तो उस बिजनेस में आपको री रेटिंग देखने की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अब अगर हम राउंड 1 री रेटिंग की बात करें तो ऑलरेडी री रेट हो चुका है स्टॉक, 80 रुपए से 130 तक मूव किया, उसके बाद अपना एक नया हाई लगभग
आई थिंक 170 के अराउंड उसने अपना एक नया हाई बनाया है। उसके बाद अभी फिलहाल करेक्शन देखने को मिला है। एंड करेंट वैल्यू की बात करें CMP जो कि नियरली 142 है, तो अभी भी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है फेयर वैल्यू के हिसाब से। अगर जेएम फाइनेंशियल्स को हम कंपेयर करेंगे तो उसको हम डायरेक्ट पी वैल्यूएशन पर अदर वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास हाउसिंग लोन के भी बिजनेस हैं, कुछ रियल्टी लोन के भी अभी भी पड़े हुए हैं, हालांकि राइट ऑफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर पी और पीबी दोनों के वैल्यूएशन देखने को मिलते हैं, देखने चाहिए कायदे से। अगर पीबी की वैल्यूएशन की बात करें तो इसका 101 रुपए का बुक वैल्यू है, करंट प्राइस जो है 142 है, तो 1.4x प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो ऑलरेडी बता रहा है कि ये अंडर वैल्यूड। लेकिन इसके अलावा अगर आप पी के वैल्यूएशन को देखेंगे, एंजल वन का अगर आप पी देखेंगे 24, मोतीलाल ओसवाल 20, 18, सबसे कम यहाँ पे आपको जेएम फाइनेंशियल्स का देखने को मिलेगा, प्राइस टू बुक 1.4। इट इज अगेन सबसे कम आपको जेएम फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगा। ईवी विट्टा भी यहाँ पर आपको जेएम फाइनेंशियल्स और यहाँ पर 5 पैसा में 1.27 का दिख रहा है। इसके अलावा प्राइस टू सेल्स अगर देखा जाए, प्राइस टू सेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तो आपको अदर कंपनीज में देखने को मिलेगी। 5 पैसा नियरली 3.56 पर है, तो जेएम फाइनेंशियल जो है 3.11 पर है। तो यहाँ पर हालांकि पेग रेशियो अभी यहाँ पे हायर साइड में है, क्योंकि बिजनेस क्या है कि एक टर्न अराउंड फेस पर है। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट ने जिस तरीके की बातें की हैं और जो रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, अगर उसका इम्पैक्ट आता है तो यहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 3 इयर्स के पैट का अगर आप कैगर देखोगे तो वो नियरली 0% है। बाकी इसके अलावा सिंगल डिजिट में कंपनी के सेल्स के कैगर हैं, ठीक है। तो ये सारी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुई है इन बिजनेस में, लेकिन यहाँ से अगर ग्रोथ होंगी तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो पिग रेशियो हो या फिर पी रेशियो हो, यहाँ पे ड्रास्टिक ड्रा डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो जो सेकेंड राउंड की री रेटिंग है वो आपको तब देखने को मिलेगी जब वेल्थ मैनेजमेंट में भी डबल डिजिट के आरओई देखने को मिल जाए, हाउसिंग फाइनेंस में रिटर्न ऑन एसेट जो है लार्जर बेस पर थोड़ा सा स्केल होता हुआ देखने को मिले। एंड प्राइवेट मार्केट की बात करें, अगर यहाँ पे कंपनी के प्रोविजंस जो कि 3 साल में कवर करने की कंपनी बात कह रही है, अगर वो 1-2 साल में भी जो टारगेट है लगभग 350 करोड़ के आसपास, अगर वो भी कवर करती है तो भी यहाँ पे री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि मैंने बताया। प्रोविजंस 1000 करोड़ के थे, लगभग 365 करोड़ करके कंपनी जो है 3 साल में रिकवर करेगी। तो इस तरीके की अगर रिकवरी आती है तो यहाँ पर मार्केट को जो है तो ट्रिगर मिलेगा यहाँ पे री रेटिंग करने का। और इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 25,000 के AUM AMC में अगर होते हैं, FY25 में ये बिजनेस इनका ब्रेक इवन होता है तो वहाँ पे भी ट्रिगर हो सकता है। रिकरिंग रेवेन्यू में अगर बढ़िया राइज होता है तो वो भी एक ट्रिगर का फैक्टर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जेएम फाइनेंशियल्स में री रेट कर सकती हैं बिजनेस को। तो ये सब पॉसिबिलिटी हैं, काफ़ी सारे ट्रिगर पॉइंट हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक आध दो चीज़ें अच्छी हुई तो ट्रिगर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट हैं और उनमें से 2-4 भी एक्ट कर जाएंगे तो यहाँ पे री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द, यहाँ पे जो डिविडेंड पॉलिसी है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो कंपनी ने जिस तरीके की प्रॉमिस किए हैं वो अपने डिविडेंड को भी इंक्रीज करेगी। एंड अगर बिजनेस बढ़िया चलता रहा तो 4-5 सालों में नो डाउट 7%, 8% के भी डिविडेंड यील्ड आज के करंट प्राइस से देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें। रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या है यहाँ पर, तो रिस्क हर बिजनेस में इन्वॉल्व है। एंड दैट इज वाई वहाँ पे यही बोला जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो। ये नहीं कि एक ग्रीड के लालच में आप पूरा एकदम ऑल इन वन, तो ये चीज़ कभी नहीं होता है। तो रिस्क यहाँ पे यही है कि ये जो भी प्रोमिसेस हैं इन सब प्रोमिसेस पर खरा ना उतरे कंपनी, बिजनेस अच्छा ना करे, वेल्थ मैनेजमेंट AUM इनका बढ़िया ना करे, बाकी सारे बिजनेस अच्छे कर जाएं, प्रोविजंस जो हैं बढ़िया ना कर पाएँ, उनकी रिकवरी ना हो पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रिस्क हैं। इनका जो हाउसिंग फाइनेंस वाला बिजनेस है वो ग्रो ना करे, फ्लैट रह जाए, तो ये सारे रिस्क हैं इस बिजनेस में। उन रिस्क को भी ध्यान में रखना है।
तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप कि जेएम फाइनेंशियल्स के बिजनेस को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के सामने रखा है, क्या रिस्ट्रक्चर हो रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, सारा सब कुछ आपके सामने है। एंड स्टिल आपके कुछ अगर डाउट्स हैं, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है। एंड अगर आप अपने कोई पॉइंट्स भी रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कुछ अगर मैं मिस कर गया हूं तो कमेंट सेक्शन में आप उन पॉइंट्स को एड अप कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।